हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो दोस्तों, हमने पॉलिटी की सीरीज़ भी यहाँ पर शुरू कर दी है। तो पॉलिटी की पहली क्लास है आज। तो पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की तो चल ही रही है, साथ में हिंदी की भी। तो एक तरफ से आप पॉलिटी की क्लास भी शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मई या जून में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। एसआई हो गया, आरओ का मेंस हो गया, पीसीएस प्री हो गया और आबकारी का एग्ज़ाम हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्लासें हो जाएगी यहाँ पर। तो पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा है क्रिप्स मिशन द्वारा, चौथा है यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था संविधान निर्माण? निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? ये आया था 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च, आपको विद डेट याद रखना है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। किसने भेजा था? अगर ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, तो उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल था उस टाइम पे प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टेफर्ड क्रिप्स को विंस्टन चर्चिल ने भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे दोस्तों? वो थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन थे वार्ताकार, तो JL नेहरू और मौलाना आज़ाद थे दोस्तों, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, मौलाना आज़ाद। तो दोस्तों, ये हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने वार्ता करी थी क्रिप्स मिशन के साथ। प्रस्ताव में कहा गया था दोस्तों कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। तो कौन थे दोस्तों? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है सी राजगोपालाचारी, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो आपको सही आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देख लेते हैं दोस्तों, सभापति कौन थे इसके सभापति हो जाएंगे दोस्तों बेवेल। तो बेवेल आए थे दोस्तों, जो 1946 में आया था बेवेल योजना भी नाम से भी जाना जाता है इसको। तो दोस्तों, 1946 में आया था। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था दोस्तों? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। 1946 प्रधानमंत्री, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे वायसराय बेवेल, और जो उपाध्यक्ष थे दोस्तों, उपसभापति भी उसी को बोलते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू हो गया। तो इसमें कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो इसमें 13 सदस्य दोस्तों। ये भी आपको नोट डाउन करना है कि उस टाइम जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इसमें कुल कितने, परिषद में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो ये थे 13। तो पहले इसमें मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, किंतु बाद में लॉर्ड बेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। तो मुस्लिम लीग कब शामिल हुई दोस्तों? 26 अक्टूबर 1946 को। यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा प्रश्न है, संविधान में जो पांडुलेखन समिति थी दोस्तों, जिसको प्रारूप समिति भी कहते हैं, इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है दोस्तों, तो निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसमें 7 सदस्य थे दोस्तों टोटल। दोस्तों, जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 हो जाएगा दोस्तों। जो प्रारूप समिति का गठन किया था वो टोटल 7 सदस्यीय समिति थी, जिसका गठन किया था यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर ने। तो दोस्तों, पांडुलेखन समिति, निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था दोस्तों? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं हो जाएंगे इसके। तो जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे दोस्तों, जो पांडुलेखन समिति थी। इसमें मोहम्मद सादतुल्लाह भी थे, KM मुंशी भी थे और AK अय्यर भी थे। तो दोस्तों, औरों को भी देख लेते हैं यहाँ पर, भीमराव अम्बेडकर और दूसरे कौन थे दोस्तों? N गोपाल स्वामी आयंकर भी इसके सदस्य थे। KM मुंशी, तो दोस्तों जो ओनली एक कांग्रेस के मेंबर थे इसमें, KM मुंशी, जो प्रारूप समिति थी। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसा कौन सा कांग्रेसी था जो प्रारूप समिति का सदस्य था? तो वो KM मुंशी हो जाएगा। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इनका पूरा नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी शामिल थे इसमें। और पांचवा कौन था दोस्तों? सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है सादतुल्लाह ए वाला, तो ये भी हो जाएंगे इसमें शामिल। और BL मित्रा
थे दोस्तों इसमें, जो थोड़ी समय बाद हट गए थे और इनके स्थान पर एन माधवराव सदस्य बने थे। तो किसके स्थान पर बने थे माधवराव? तो ये BL मित्रा के स्थान पर बने थे दोस्तों। सातवां DP खेतान थे दोस्तों। तो इनकी अचानक मृत्यु हो गई DP खेतान की, तो इनकी जगह कौन बना था दोस्तों? प्रारूप समिति का सदस्य। तो ये बने थे T कृष्णमाचारी। तो T कृष्णमाचारी बने थे दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों पारित? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है 20 फरवरी 1947 या 26 जुलाई 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया था दोस्तों? तो ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को किसने रखा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने रखा था दोस्तों। और पारित कब हो गया था? 22 जनवरी 1947। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मोरिस जोन्स का, दूसरा है हार्डग्रेव जूनियर का, तीसरा है अलेक्जेंड्रोविच का, या चौथा है आइवर जेनिंग्स का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था दोस्तों यह कथन। तो कथनों से भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, आपने देखे भी होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है यहाँ पर, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा है 1937, तीसरा है 1946 और चौथा है 1947। तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1937 में। तो 1937 में भारत में संघीय न्यायालय बन गया था दोस्तों। और किस अधिनियम के तहत? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, उसके तहत ही 1937 में भारत में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था दोस्तों, जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? सर मॉरिस गोयर थे इसके पहले न्यायाधीश। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम था दोस्तों, उसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन लग गया था। तो 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा 1919 का जो प्रांतों में द्वैत शासन था वो हटाकर केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था दोस्तों। कब? 1935 में। तो 1935 जो भारत ने सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया है दोस्तों यहाँ पर जितने भी रूल्स, तो वो 1935 से ही सर्वाधिक प्रभावित है। तो दोस्तों भारत का संविधान सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है दोस्तों? तो ये है 1935 के संविधान से। जैसे कि और देशों से भी संबंधित है, जैसे इंग्लैंड से हो गया, आपका संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, और मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, संघ शक्ति हमारी कनाडा से ली गई है दोस्तों। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका से। तो दोस्तों आपको याद रख लेने हैं। और विधि द्वारा स्थापित कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? ये किया गया है जापान से। और विधि का शासन ब्रिटेन से। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट मिल गए हैं आपको, सारे नोट डाउन करने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? वर्ल्ड में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टिस। तो लियोनस कार्टिस को जाना जाता है दोस्तों, कार्टिस। तो लियोनस कार्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में द्वैत शासन व्यवस्था किसने चलाई थी दोस्तों? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने चलाई थी दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा भारत में द्वैत शासन व्यवस्था चलाई गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव को एक बार ऐसा क्वेश्चन बन गया था कि स्वर्ग से जमीन पर आने वाला सेना नायक कौन था दोस्तों? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो इसके बारे में यह कथन भी है कि स्वर्ग से उतरकर आने वाला सेना नायक कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, जिसके टाइम पे बंगाल में द्वैत शासन लग गया था दोस्तों। उस टाइम पे सिराजुद्दौला के साथ 1757 में जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, तो वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ही हुआ था 1757 का प्लासी का युद्ध। तो उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन व्यवस्था चला दी थी। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बना दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल? तो वो बना था वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। उसने रिंग फेंस की नीति चलाई थी। किसने चलाई थी दोस्तों? वो चलाई थी
घेरे की नीति चलाई थी वारेन हेस्टिंग ने। तो दोस्तों आगे जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती जाएंगी तो हम सारे प्रश्नों पर चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर आठवां प्रश्न है दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किसके अंतर्गत है दोस्तों? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1, दूसरा है अनुच्छेद 2, तीसरा है अनुच्छेद 3, चौथा है अनुच्छेद 4। तो किसके अंतर्गत है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत किसी नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो नए राज्य गठन करने की शक्ति किसमें? तो यह है संसद में। संसद ही नए राज्य का गठन कर सकता है दोस्तों साधारण बहुमत से। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से बहुमत से? तो साधारण बहुमत होना चाहिए दोस्तों दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर आठवां प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1, दूसरा है अनुच्छेद 2, तीसरा है अनुच्छेद 3, चौथा है अनुच्छेद 4। तो किसके अंतर्गत है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो अगर नए राज्य का गठन होगा दोस्तों या सीमा परिवर्तन होगा तो ये सारे अधिकार किसको हैं दोस्तों? तो ये संसद में निहित हैं। और ऑप्शन जो अनुच्छेद 2 है इसमें राज्यों का प्रवेश है, जैसे कि किसी राज्य का दूसरे राज्य में कुछ क्षेत्र विलय कर देना है उसका प्रवेश, तो ये किस में आ जाएगा? तो ये अनुच्छेद 2 में आ जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 2 में। और 3 में क्या है? नए राज्य का गठन। तो साधारण अगर ऐसा आ जाएगा कि नए राज्य का गठन किस तरह से किया जाता है तो दोस्तों ये साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 1 है दोस्तों, इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों ये किसमें है? अनुच्छेद 1 में। दूसरे में नए राज्यों का प्रवेश हो गया। तीसरे में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन हो। सीमाओं और नामों में परिवर्तन किसके तहत है दोस्तों? ये भी अनुच्छेद 3 के तहत ही है दोस्तों, तो अच्छे से याद कर लेना है आपको। तो अनुच्छेद 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तीनों हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। और देख लेते हैं यहाँ पर, और जो 5 से 11 है दोस्तों उसमें क्या आती है? भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप किसमें है? 5 से 11 तक। तो दोस्तों जब आगे ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो वहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे इस विषय में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9वां, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तीसरा ऑप्शन है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। किसके अंतर्गत है दोस्तों? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये आते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो अगर ऐसा आ जाएगा कि दोस्तों ग्राम पंचायत किस में है, तो ग्राम पंचायत भी डीपीएसपी में है दोस्तों। ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर 10वां, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका का संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है। तो किसने दोस्तों? पहला ऑप्शन है यूनियन ऑफ बनाम डॉक्टर कोहली, दूसरा है यहाँ पर बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, तीसरा है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, चौथा है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो किसने कहा था दोस्तों ऐसा? तो देख लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत करी थी इनके मत पे कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो दोस्तों और एक इसमें ये भी आ जाता है दोस्तों कि उद्देशिका जो है संविधान का ढांचा है और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? केशवानंद भारती केस था जो 1973 का, उसमें कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और नहीं किया जा सकता है किसने बोला था दोस्तों? ये कहा था बेरुवाड़ी ने, इसका अपोजिट हो जाएगा बेरुवाड़ी। तो ये एग्जाम में भी बन चुका है दोस्तों। तो केशवानंद और बेरुवाड़ी आपको याद रख लेना है। और जो उच्चतम न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में दिया था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों एग्जाम में कूट वाले प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं। यूपी SSS की बात करें तो हाल ही में जो BDO का एग्जाम हुआ था वहाँ पर कूटों से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन गए थे। तो दोस्तों इनको फेस कैसे करना है? तो दोस्तों पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। पहला ऑप्शन है
दूसरा ऑप्शन है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो दोस्तों कूट देख लेते हैं यहाँ पर, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव के नाम से, उसे अंततोगत्वा उद्देशिका बनाया गया, जो प्रस्तुत कब किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पारित कब हुआ था 22 जनवरी 1947 को, जो हमने पिछले प्रश्नों में भी देख लिया है 1947 में। तो दोस्तों पहला तो राइट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, इसकी प्रकृति है दोस्तों वो न्याय योग्य नहीं है। तो जो प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है दोस्तों, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। तीसरा देख लेते हैं इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों जो संविधान में संशोधन किया गया है वो कब किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है इंडिया में। तो उसी टाइम संशोधन किया गया था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। तो उसमें कई सारी चीज़ों को संविधान में जोड़ा गया था उस टाइम पे। तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, हालांकि अभी एक ही बार हुआ है पर इसमें किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भी। तो कूट देख लेते हैं यहाँ पर, पहला कूट है यहाँ पर केवल 1 और 2, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा है यहाँ पर केवल 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोक हित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में या कनाडा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में हुआ था दोस्तों लोक हित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कथनों से और कारणों से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आरओ एआरओ हो गया, जैसे एसआई हो गया, अच्छे लेवल के एग्जाम, तो इनमें ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कारण आर, भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो दोस्तों हमें सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल राइट है। तो ये किसने कहा था दोस्तों, केसी व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। और कारण है यहाँ पर भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों, तो राइट हो जाएगा है वो, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है, जो केंद्र को अलग शक्ति दी गई है और राज्यों को अलग शक्ति दी गई है। तो दोस्तों इस मामले में तो ये अर्ध संघात्मक हो जाएगा। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, बिल्कुल राइट बैठ रहा है। क्योंकि भारतीय संविधान कुछ मामलों में संघात्मक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारा एकीकृत न्यायपालिका। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा संघात्मक, और अर्ध संघात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। दोस्तों ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार एग्जाम में बन चुका है कि दोस्तों भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो दोस्तों ये भी आप बता देंगे आराम से। तो दोस्तों पहला देख लेते हैं, जी ऑस्टिन ने कहा था, या केसी व्हीलर ने कहा, या सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, या डी बसु ने कहा। तो आपको सही आंसर का चयन कर। तो दोस्तों इसका देख लेते हैं, इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा दोस्तों, जी ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। अब देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, केसी व्हीलर ने क्या कहा था। तो केसी व्हीलर ने क्या कहा था दोस्तों, इसने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर अथवा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये किसने कहा था दोस्तों, केसी व्हीलर ने कहा था। और केसी व्हीलर ने एक कथन और कहा था, किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा था। तो दोस्तों ये भी केसी व्हीलर ने कहा था। तो 2 फैक्ट मिल गए हैं आपको केसी व्हीलर से। अब देख लेते हैं यहाँ पर
आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था दोस्तों? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था दोस्तों, भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान, ये कहा था दोस्तों आइवर जेनिंग्स ने, भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर बताया दोस्तों। किसने? आइवर जेनिंग्स ने। और डी बसु, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 15वां प्रश्न, संसद व्यवस्था में, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। सी ऑप्शन है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। डी ऑप्शन है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर चयन करना है आपको। कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है दोस्तों। ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है दोस्तों। और जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है दोस्तों, वो कौन होता है? वो होता है हमारा पीएम। वास्तविक शक्तियाँ पीएम के पास है। जैसे सरकारी काम काज वगैरह वगैरह जितने भी योजनाएं पास करता है दोस्तों, वो पीएम मंत्रिमंडल के द्वारा ही होती है दोस्तों। तो वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास है, जो मंत्रिपरिषद है भारत में। और कार्यपालिका का प्रधान वैसे अगर बात करें तो वो होता है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति। और वास्तविक शक्तियाँ किसमें है? पीएम में निहित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। नागरिकता प्राप्त की जा सकती है दोस्तों 5 टाइप से की जाती है। पहला तो जन्म द्वारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो देशीकरण है इसके द्वारा भी की जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, तो दोस्तों ये भी राइट हो जाएगा इसका। भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी का अगर भारतीय बैंक में धन जमा है विदेशी का, तो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है दोस्तों। और 3 तो ये दिए गए हैं दोस्तों, 2 आपको और बता देता हूँ मैं यहाँ पर। एक वंश परंपरा से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और एक और है दोस्तों यहाँ पर, देशीकरण तो हो गया, और जन्म भी हो गया, देशीकरण भी हो गया, और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ये भी हो गया दोस्तों। वंश परंपरा ये भी हो गया। और जो अगला होगा जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पंजीकरण से। पंजीकरण से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 टाइप से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। जब किसी आदमी को 7 वर्ष कंटिन्यू विदेशों में अगर रह रहा है दोस्तों, इंडिया वो वापस नहीं आया, तो 7 साल में अगर कंटिन्यू विदेशों में रह रहा है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों। आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो दोस्तों देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर, नए राज्यों का प्रवेश। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि हमने पिछले प्रश्नों में भी देख लिया है। नए राज्यों का प्रवेश किस में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 2 में है। तो आपको याद रख लेना है। और जो 3 दिए गए हैं यहाँ पर, नए राज्यों का गठन बिल्कुल संसद साधारण बहुमत के द्वारा, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन भी कौन कर सकता है दोस्तों? तो ये भी संसद कर सकती है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी संसद का काम है दोस्तों। और जो नाम चेंज किया था दोस्तों उत्तरांचल से, जो 2007 1 जनवरी 2007 को जो उत्तराखंड से उत्तराखंड नाम पड़ा था दोस्तों, तो ये भी किसके अंतर्गत है दोस्तों? नाम चेंज करना। तो नेम चेंज करना किसके अंतर्गत? ये भी संसद ही कर सकता है दोस्तों। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? एक साइड दिए गए हैं प्रावधान, दूसरी साइड दिए गए हैं स्रोत। तो दोस्तों कौन से स्रोत थे भारतीय संविधान में, तो जो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपना? तो दोस्तों मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी आयरलैंड से, DPSP बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और आपातकालीन शक्तियाँ, तो दोस्तों ये जर्मनी, बिल्कुल बीमर संविधान था जो जर्मनी का, वहाँ से अडॉप्ट किया गया है दोस्तों इमरजेंसी को। और जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे 6। और जो 7वां था दोस्तों संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो दोस्तों और बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से अडॉप्ट किए गए थे दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, तो दोस्तों ये कनाडा से अडॉप्ट की गई थी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ दोस्तों। तो जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत था दोस्तों, ये कनाडा से अडॉप्ट किया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों 1-2 आपको और नोट कर लेने के, संयुक्त राज्य अमेरिका से
कौन कौन से स्रोत हैं दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के देख लेते हैं। मौलिक अधिकार हो गया, उद्देशिका का विचार हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों? तो ये भी अमेरिका से ली गई है। और स्वतंत्र न्यायपालिका है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ से लिया गया है? वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू है दोस्तों, वो कहाँ का सिद्धांत है दोस्तों? वो भी अमेरिका से। और लोक जनहित याचिका तो हमने पीछे भी देखा, तो लोक जनहित याचिका कहाँ से है दोस्तों? तो ये भी कहाँ से है? ये भी अमेरिका से है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से दोस्तों? ये भी अमेरिका से है। और वित्तीय आपात कहाँ से है दोस्तों? तो वित्तीय आपात कहाँ से है? ये भी अमेरिका से है दोस्तों। तो अमेरिका से हमने इतना कन्फर्म कर लिया है। अब देख लेते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या क्या है दोस्तों? तो आयरलैंड से जो लिया गया है दोस्तों, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के योगदान पर जो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन होता है दोस्तों, वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? वो भी आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की पद्धति कहाँ से अडॉप्ट की गई है दोस्तों? तो ये भी आयरलैंड से ही अडॉप्ट की गई है दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पर आयरलैंड हो गया। ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं दोस्तों। जो प्रस्तावना की भाषा है ये कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर प्रस्तावना आएगा कि प्रस्थान, जो भारत की प्रस्तावना है कहाँ से अडॉप्ट की गई है? तो अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। और जो केंद्र राज्य संबंध है दोस्तों, समवर्ती सूची है जो हमारी जो अनुसूची 7 में सूचियाँ हैं दोस्तों, 3 समवर्ती सूची हो गई दोस्तों और संघ सूची हो गई, राज्य सूची। उनमें जो समवर्ती सूची ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। और शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है हमारा, वही है दोस्तों शक्तियों का विभाजन, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ये भी ली गई है। और संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? अगर आहूत करना आएगा तो राष्ट्रपति, अगर अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर होता है जो लोकसभा अध्यक्ष, वो करता है दोस्तों इसकी अध्यक्षता। तो दोस्तों यहाँ पर सारे टॉपिक्स का पोस्टमार्टम हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर 19वां प्रश्न, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित, बी है मूल अधिकार, सी है सांविधिक अधिकार, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन हुआ जो दोस्तों 2002 में, उसके द्वारा ही 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी दोस्तों। तो जो संविधान संशोधन आया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य था दोस्तों वो जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य था जो शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा। तो जो पारित हुआ था दोस्तों वो हुआ था 2009 में। और लागू कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था शिक्षा का अधिकार। तो ये आ जाएगा किसके अंतर्गत? तो दोस्तों ये शिक्षा का अधिकार है जो दोस्तों ये आ जाएगा मूल अधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? तो 21 क के अंतर्गत है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। तो आपको अनुच्छेद भी याद कर लेना है। 21 क के अंतर्गत दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। 21 क के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का शिक्षा का अधिकार है 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, 1 अप्रैल 2010 से। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, अनुच्छेद 45 के स्थान पर नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया था। तो 6 से कम वर्ष के बच्चों का अगर आएगा दोस्तों तो ये किस में है? तो 6 से कम आयु के बच्चों की देख रहे तो जो 45, तो अनुच्छेद 45 किस में आ जाएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा डीपीएसपी में, डीपीएसपी में आ जाएगा दोस्तों। अगर 6 से कम आयु के बच्चों का पूछा जाएगा तो डीपीएसपी में, अगर 6 से 14 वर्ष के पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार में। और जो 51 क में है दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो भी शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। तो से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हो जाएगा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य था जो, तो तीनों में आ जाएगा दोस्तों, ये शिक्षा का अधिकार तीनों में आता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 20वां प्रश्न है, यहाँ पर लास्ट प्रश्न भी यही है दोस्तों। 20वां, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो दोस्तों पहला हो जाएगा आवास का अधिकार, दूसरा है विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो कूट वाले प्रश्न बनते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कूट वाले प्रश्नों को अच्छे से। तो दोस्तों पहला कूट दिया गया है 1 तथा 2, दूसरा है 2 तथा 3, तीसरा है 1 तथा 3, चौथा है 1, 2 तथा 3। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको अच्छे से।
जो आवास का अधिकार है दोस्तों, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, मौलिक अधिकार है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है दोस्तों, विदेश यात्रा का अधिकार, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो समान कार्य के लिए समान वेतन है दोस्तों, ये तो डीपीएसपी हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कूट, तो 1 और 2, जो पहला ऑप्शन है दोस्तों यही सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। और तीसरा, तो दोस्तों ये किसमें कहा गया था, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन है दोस्तों, वो है आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39 में हो जाएगा दोस्तों। जो समान कार्य के लिए समान वेतन है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, जो समान कार्य के लिए समान वेतन ही दिया जाएगा। तो एक इसमें है अनुच्छेद 39 में, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। और समान नागरिक संहिता आ जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आर्टिकल 44 में। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता आ जाएगा। तो दोस्तों की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।